हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापत। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी एच प्लेन टी जंक्शन की। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बात कर रही हूँ हाइब्रिड जंक्शंस की, जिसमें हम मेनली बात कर रहेंगे 4 पोर्ट डिवाइसेस की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट व्हाट आर दी हाइब्रिड जंक्शंस एंड हाउ दे आर क्रिएटेड। सो हाइब्रिड जंक्शन एक 4 पोर्ट नेटवर्क होते हैं, जिनमें जब हम किसी एक पर्टिकुलर पोर्ट पर सिग्नल इंसिडेंट करवाते हैं तो वो किन्हीं दूसरे 2 पोर्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और इस केस में हम उस चौथे पोर्ट को आइसोलेट करते हैं विद रेस्ट ऑफ दी 3 अदर पोर्ट्स। सो टोटल 4 पोर्ट्स होते हैं, जिनमें से एक पोर्ट पर इनपुट प्रोवाइड किया जाता है और ये इनपुट रिमेनिंग 2 पोर्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें एक पोर्ट को हम आइसोलेट कर देते हैं। सो दिस इज द हाइब्रिड जंक्शन, और यह अज्यूम किया जाता है कि जो सभी आउटपुट पोर्ट्स हैं दे आर कनेक्टेड टू दी परफेक्टली मैचिंग टर्मिनेशन। हाइब्रिड जंक्शन में मैं बात करूंगी मैजिक हाइब्रिड जंक्शन की, जिसे हम मैजिक टी भी कहते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द फिगर ऑफ द मैजिक टी। मैजिक टी, it is a combination of the H junction T and E plane T. So simplify version आप यहाँ पे देख सकते हैं मैजिक टी हाइब्रिड जंक्शन का। सो हम ये कहते हैं कि ये मैजिक टी H टाइप और E टाइप जंक्शन का एक सिंपल कॉम्बिनेशन होता है, और ये हाइब्रिड टी जंक्शन एक 4 पोर्ट डिवाइस होता है। 4 पोर्ट डिवाइस कैसे, देखिए आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। इट इज हैविंग द 4 पोर्ट्स। दिस इज अ पोर्ट 1, this is port 2, this is port 4, and this is the port 3. So these are the 4 ports which are making it a hybrid junction. और इस मैजिक टी में हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ पावर डिवाइडिंग की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम ई प्लेन और एच प्लेन दोनों जंक्शन को यूज में लेते हुए पर्टिकुलर पोर्ट पर हम पावर डिवाइड करते हैं, and it has the benefit of being completely matched at all its spots. अब देखिए हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास में एक मेन रेक्टेंगुलर वेवगाइड होता है। जब हम उस मेन रेक्टेंगुलर वेवगाइड में कुछ स्लॉट कट करते हैं, और उन कट स्लॉट्स में जब हम कोई एक एडिशनल वेवगाइड के पीस को कनेक्ट करते हैं, देन इट फॉर्म्स द टी और हाइब्रिड जंक्शन। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द मेन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। जहाँ ए और सी की मैं बात करूँ, दिस इज द मेन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। इस मेन रेक्टेंगुलर वेवगाइड में हमने 2 स्लॉट्स कट किए हैं, और ये स्लॉट कौन कौन से हैं, एक तो हमने विड्थ के अलोंग किया है और एक हमने इसके ब्रेथ के अलोंग किया है, और इनके करस्पॉन्डिंग हमने एक एडिशनल रेक्टेंगुलर वेवगाइड के पीसेस को कनेक्ट किया है। सो इस फिगर में आप देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने एच प्लेन टी और ई प्लेन टी के बारे में डिस्कस किया था। सो इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एच प्लेन टी एंड ई प्लेन टी। एंड हाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट जब मैं ए सी डी की बात कर रही हूँ, ए सी डी मीन्स दिस इज द पोर्ट नंबर 1, दिस इज द पोर्ट नंबर 2 एंड दिस इज द पोर्ट नंबर 3। सो जब मैं पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3 की बात कर रही हूँ, तो ये कौन सा जंक्शन बनता है, एच प्लेन टी बनता है। और जब मैं बात कर रही हूँ पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 4 की, दिस इज द पोर्ट नंबर 4, तो पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 4 मिलके क्या बनाते हैं, ई प्लेन टी बनाते हैं। सो दिस इज द ई प्लेन टी एंड दिस इज द एच प्लेन टी, एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ई प्लेन टी एंड एच प्लेन टी विच मेक्स मैजिक टी जंक्शन। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 है, दिस इज द मेन रेक्टेंगुलर वेवगाइड का पार्ट था। सो दीज आर नोन एज दी कोलिनियर आर्म्स। ठीक है, पोर्ट 1 और पोर्ट 2 को हम यहाँ पे कोलिनियर आर्म्स कहेंगे। साथ ही हम यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द पोर्ट 4। ये पोर्ट 4 क्या बनता है, ई आर्म बनाता है, तो इसे हम कहेंगे ई आर्म, एंड दिस पोर्ट 3 विल बी नोन एज एच आर्म। बट यूजुअली हम यह कहते हैं कि इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव सच द डिवाइस बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग अ परफेक्टली मैच्ड 3 पोर्ट टी जंक्शन।
मैजिक टी हाइब्रिड जंक्शन को हमने TE10 मोड के लिए डिजाइन किया है और इस मैजिक टी जंक्शन का मेन एप्लीकेशन माइक्रोवेव रडार रिसीवर्स में एज अ मिक्सर सेक्शन की फॉर्म में यूज में लिया जाता है। सो दिस वाज द मैजिक टी हाइब्रिड जंक्शन। देयर वर 4 पोर्ट्स containing E arm and H arm। अब हम यहाँ पे अलग अलग पॉट पे दिए गए इनपुट के करस्पॉन्डिंग फील्ड पैटर्न और पॉट पर मिलने वाले आउटपुट के फिनोमिना को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये हमारा फिगर है। दिस फिगर इज रिप्रेजेंटिंग द मैजिक टी विद इनपुट टू आर्म 4 कि जब हमने हमारी मैजिक टी के 4th आर्म में इनपुट दिया तो उस केस में उसका फ्रंट व्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए हमने क्या करा, मैजिक टी की 4 पोर्ट में हमने इनपुट फीड किया। उस केस में यहां से देखिए हम यहाँ पर यह कह रहे हैं कि हमने पॉट 4, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं दिस इज द पॉट 4 कि जब हमने मैजिक टी के पॉट 4 में हमने एक सिग्नल फीड किया है उस केस में ये यहाँ पे जब हम इनपुट देते हैं तो ये इनपुट 2 आउट ऑफ फेज कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है दैट दिस इज द पॉट नंबर 4। जब हम इस पॉट 4 पे इनपुट को प्रोवाइड करवा रहे हैं उस केस में आउटपुट हमें मिल रहा है पॉट 1 और पॉट 2 पे। और यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं हमने इन वर्टिकल लाइंस की एरोज के द्वारा हमने यह रिप्रेजेंट किया है और यहाँ देख सकते हैं दिस इज अ प्लस फील्ड एंड दिस इज अ माइनस कि यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिल रहा है पॉट रिमेनिंग 2 पोर्ट्स पे दैट इज पॉट 1 और पॉट 2 पे वो एक दूसरे के आउट ऑफ फेज में है। और ये कौन सी आर्म है, 1 और 2 आर्म है। तो हम यह कह सकते हैं कि द सिग्नल एंटरिंग द 4th आर्म विल नॉट एंटर द 3rd आर्म। हम यहाँ पे यह देखा कि जब हमने पॉट 4 पर इनपुट फीड किया तो हमें पॉट 1 और पॉट 2 पर आउटपुट मिला है। दोनों पॉट्स पर आउटपुट एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, बट इस केस में हमें पॉट 3 पर किसी प्रकार का कोई आउटपुट नहीं मिलता है। और ये हमेशा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द जीरो पोटेंशियल एग्जिस्टिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द आर्म नंबर 3। सो हम ये कहते हैं कि द पोटेंशियल मस्ट बी जीरो एट दिस पॉइंट टू सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन ऑफ द 4th आर्म। हाँ, इसको हम फर्दर एक्सप्लेन किया है हमने व्हेन इट देयर इज द एब्सेंस ऑफ द पोटेंशियल इट हैज बीन इलस्ट्रेटेड इन द व्यू ऑफ द बी एंड सी। सो आप यहाँ देख सकते हैं हमने फर्दर फिगर बी और फिगर सी में हमने यह रिप्रेजेंट किया है कि जब हमारे पास में यहाँ पे जीरो पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है एट द पॉट नंबर 3 उस केस में हमने यह देखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द ई फील्ड इन द 4th आर्म इज इंडिकेटेड बाय द लेंथ ऑफ द एरोज कि यहाँ सेंटर में इसका मैग्नीट्यूड ई फील्ड का ज्यादा है और फर्दर जैसे जैसे हम यहाँ जा रहे हैं डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है उस केस में यहाँ पे ई लाइन ऑफ होल्स की इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है बिकॉज द ई लाइन्स आर हैविंग इट्स मैक्सिमम इन द सेंटर ऑफ द 4th पोर्ट। ये हमारा 4th पोर्ट है, इसके सेंटर के अंदर हमें मैक्सिमम ई लाइन्स मिलती है तब जबकि 3rd आर्म में कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी को हमने आगे फर्दर एक साइड व्यू के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया है। सो फाइनली अभी हमने जब पॉट नंबर 4 पे इनपुट फीड किया तो उस केस में हम यह कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि पॉट 1 और पॉट 2 पे हमें आउटपुट सिग्नल मिलता है एंड दैट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद ईच अदर एंड हैविंग नो आउटपुट एट द आर्म नंबर 3 और पॉट नंबर 3। Now further I am talking about the another case when a signal is fed into the D arm of the magic T। अब हम आगे फर्दर यह कह रहे हैं कि दिस इज द D आर्म, ये हमारी D आर्म है विच इज द पॉट नंबर 3। अब हमने क्या करा है कि पॉट नंबर 3 पर इनपुट फीड किया। पहले केस में हमने पॉट 4 पर इनपुट फीड किया था। नाउ वी आर प्रोवाइडिंग द इनपुट एट द पॉट नंबर 3 ऑफ द मैजिक T। इसके लिए हमने मैजिक T के फिगर पैटर्न को हम इस डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द मैजिक टी with the input when it is fed to the arm D or the port number 3.
सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये देखिए, ये वाला आर्म हमारा एच आर्म होता है, दिस इज द ई आर्म। सो हम यह देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जैसे एच टाइप टी जंक्शन में, यानी कि हमने पॉट 3 या डी आर्म में हमने सिग्नल एंटर किया, तो ये सिग्नल आर्म ए और आर्म सी, दिस इज द आर्म ए और आर्म सी में डिवाइड हो जाता है, और ये दोनों आउटपुट एक दूसरे के इन फेज में है। यू कैन सी दैट द आउटपुट एट द पॉट ए और पॉट सी और आर्म ए और आर्म सी आर इन फेज विद ईच अदर विद द इनपुट। सो जिस इनपुट के साथ में ही ये फेज में होते हैं, दोनों आर्म से निकलने वाले। So the shape of the E fields in motion is shown by the numbered curve slices। हमने यहाँ नंबर से देखिए रिप्रेजेंट किया है। फर्दर जैसे जैसे ये E फील्ड जो कि D आर्म से एंटर हो रहा है, ये पॉइंट 2, आप यहाँ देख सकते हैं पॉइंट 2 और पॉइंट 3 से आगे प्रोसीड करता है, तो यहाँ पे एक इक्वल पोटेंशियल होता है, और इस केस में पॉइंट A और पॉइंट C पर जो एनर्जी होती है, इट गेट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द आर्म A एंड C। और इस केस में हमें यहाँ पे जो ई फील्ड पैटर्न्स मिलते हैं, ये दोनों आर्म्स यानी ए और आर्म और सी आर्म दोनों में सेम शेप में मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द पोटेंशियल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बी आर्म, यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज अ बी आर्म, बी आर्म के दोनों साइड में जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल, बिकॉज हेयर नो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट एट द एंट्रेंस ऑफ द आर्म बी। अब इस प्रकार से हमें यहाँ पे आर्म बी में कोई भी हमें आउटपुट नहीं मिलता है। सो दिस वॉज द केस व्हेन इनपुट वॉज फेड अप एट द पॉट 3 और डी आर्म। अब हम दूसरा केस कर रहे हैं। अब अभी तो पहले फर्स्ट केस में तो हमने बी आर्म पे दिया, सेकेंड केस में हमने डी आर्म पे दिया। अब हम थर्ड केस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यह कह रहे हैं कि व्हेन एन इनपुट सिग्नल इज फेड इनटू द आर्म ए। सो देखिए इस केस के जब हम बात करेंगे तो ये वाला हमारा फिगर डायग्राम होगा, ये हमारा इनपुट है, ये दिस इज द आर्म ए, आर्म बी, ये आर्म सी है, दिस इज द आर्म डी, और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अब हमने इस मैजिक टी की आर्म ए पर इनपुट फेड किया है। सो उस केस में क्या होगा, उस केस में आर्म ए से आने वाली सिग्नल की कुछ एनर्जी का पोर्शन को आर्म बी में कपल्ड कर दिया जाएगा। अब आप देखते हैं आर्म बी क्या जनरेट करती है, ई, दिस इज द ई आर्म, सो इट वुड बी इन एन ई टाइप टी जंक्शन, और सिमिलरली सिग्नल का इक्वल पोर्शन डी आर्म, ये हमारी डी आर्म है, इस डी आर्म में भी कपल्ड हो जाता है। बट हमारी जो ये सी आर्म है, यहाँ आप देख सकते हैं इस सी आर्म में हमारे पास में दो फील्ड्स होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं ये एक फील्ड का डायरेक्शन है, ये एक फील्ड का डायरेक्शन है। सो हमारे पास यहाँ पे सी आर्म में दो फील्ड्स आते हैं और दोनों फील्ड्स एक दूसरे के आउट ऑफ फेज होते हैं। सो इस प्रकार से ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देते हैं। हाँ, इसी का रिवर्स प्रोसेस होगा जब हम सिग्नल को फेड करते हैं आर्म ए में and having the outputs at the B and C arm, and then we will get no output at the D arm। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हमने आर्म A पर इनपुट फेड किया है, उस केस में आर्म B और आर्म D दोनों में पावर इक्वली कपल्ड हो जाता है। बट जब हम बात करते हैं आर्म C की, तो उस केस में इस E प्लेन T और H प्लेन T के कारण से एक इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फेज यहाँ पे हमें फील्ड पैटर्न्स मिलते हैं जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और इस कारण से हमें यहाँ पे कोई भी आउटपुट सी आर्म पर नहीं मिलता है। सो दिस यहाँ पे हम जो ये दिस डायरेक्शन शो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की, दिस इज रिजल्टिंग ड्यू टू द ई फील्ड विच इज कॉल्ड बाय द ई टाइप जंक्शन, and this which is showing the upward direction, which is showing the out of phase with respect to this field pattern, and it is caused due to the H type T junction। तो इस प्रकार से अभी हमने यहाँ पे तीन केसेस को डिस्कस किया है। फर्स्ट केस जब हमने बी आर्म में इनपुट दिया, सेकंड केस जब हमने डी आर्म में इनपुट दिया, एंड थर्ड वन वाज द केस जब हमने आर्म ए में इनपुट प्रोवाइड किया। तो हमने करस्पॉन्डिंग उनके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के पैटर्न्स को हमने डिस्कस किया है। सो ये अभी हमने बात की थी उनके ई फील्ड पैटर्न्स की, करस्पॉन्डिंग पॉट में इनपुट प्रोवाइड कराने पर हमें रिमेनिंग पॉट्स में किस प्रकार के फील्ड पैटर्न्स मिलते हैं। फर्दर आगे हम इस मैजिक टी पैटर्न को
स्कैटरिंग मैट्रिक्स के द्वारा हम और एक्सप्लेन करते हैं। सो हम यहाँ पे अब स्कैटरिंग मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द E एंड H टाइप T जंक्शन। सो दिस इज द, अब क्योंकि हमने कहा है कि ये जो हमारा मैजिक टी है, मैजिक टी इट इज अ हाइब्रिड जंक्शन, और हाइब्रिड जंक्शन में 4 पोर्ट्स होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ द 4 पोर्ट्स। 4 पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं? दिस इज अ पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2 एंड पोर्ट नंबर 3 एंड दिस इज अ पोर्ट नंबर 4। सो इस केस में हमारे पास जो स्कैटरिंग मैट्रिक्स आएगी इट विल बी ऑफ द 4x4 ऑर्डर। सो scattering matrix for this magic T junction could be written as S11, S12, S13, S14, S21, S22, S23, S24, S31, S32, S33, S34 and S41, S42, S43, S44। अब हम यहाँ पे इन टोटल 16 एस पैरामीटर्स को हम इनकी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हुए हम सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हम डिफरेंट कंडीशंस को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में ई प्लेन टी जंक्शन और एच प्लेन टी जंक्शन को पढ़ चुके हैं, सो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ई प्लेन टी जंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब क्योंकि हमारा ई प्लेन आर्म जो था वो हमारा कौन सा आर्म कौन सा पोर्ट लिया था हमने, इट वाज दी 4 पोर्ट। हमारा ई प्लेन 4 पोर्ट में था और एच प्लेन है हमारा 3 पोर्ट में। सो जब हम ई प्लेन टी जंक्शन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखते हैं, देन इट सेज दैट S24 इज इक्वल्स टू दी माइनस S14, और एच प्लेन जो कि हमारा पोर्ट 3 था, एच आर्म है, उस केस में S23 विल बी इज इक्वल्स टू द S14। फर्दर हमने यहाँ पे जंक्शन की ज्योमेट्री से एक प्रॉपर्टी ली है और हम ये कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे पोर्ट 3 पर इनपुट देते हैं तो 4 पोर्ट में हमें कोई आउटपुट नहीं मिलता है। सो इस केस में S34 विल बी इज इक्वल टू द S43, दैट विल बी इक्वल टू द 0। फर्दर आगे हम यहाँ पे एक सिमेट्री प्रॉपर्टी यूज में ले रहे हैं। सिमेट्री प्रॉपर्टी सेज दैट Sij इज इक्वल टू द Sji। इट मीन्स S12 will be equal to the S21, S13 will be equal to the S31, S23 will be equal to the S32, S34 equal to the S43, S24 equals to the S42, S41 is equal to the S14 and S33 equals to the S44, that is equals to the 0। ये कंडीशन हमने यहाँ पे इसलिए ली है क्योंकि हम यह कह रहे हैं कि जो पोर्ट 3 और पोर्ट 4 है, लाइक H आर्म और E आर्म, ये दोनों पोर्ट्स हमने परफेक्टली मैच कर रखे हैं जंक्शन के लिए। सो इन दैट केस S33, S44 विल बी इक्वल टू दी 0। जब हम यहाँ से इन पैरामीटर्स को हमारे इक्वेशन नंबर 28 में पुट करते हैं, देन वी विल गेट अ सिंप्लीफाइड इक्वेशन representing S matrix in terms of the equation number 28.1 as S will be equal to the S11, S12, S13, S14, S12, S22, S13 minus S14, S13, S13 0 0 and S14 minus S14 0 0। अब हम यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम यहाँ यूनिटरी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे एंड यूनिटरी प्रॉपर्टी सेज दैट S matrix multiplied by the complex conjugate of S matrix will give us a unit matrix। So this is a mathematical representation of unitary property। Using this unitary property for the aforementioned matrix, it will take the form of this equation। हम यहाँ पे इस इक्वेशन के सॉल्व करते हुए फर्दर हमारे पास में कुछ इक्वेशन आएगी जिनके द्वारा हम B और A मीन्स इनकमिंग वेव और आउटगोइंग वेव के एम्पलीट्यूड को हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will be having the product of the R1 C1 means row 1 and column 1। जब हम row 1, this is a row 1 and this is a column 1, it will give us the equation number 29। So mod of S1 square S11 square plus mod of S12 square plus mod of S13 square plus mod of S14 square will be equal to the 1। Another having the product of the R2 C2 means row 2nd and column 2 will give us mod of S12 square plus mod of S22 square plus mod of S13 square plus mod of S14 square, that will be equal to the 1। Another product we will be having, that is the R3C, row 3 multiplied by the column 3 will give us mod of S13 square plus mod of S13 square equals to the 1, and the last one product, that is the R4C4, it will give us mod of S14 square plus mod of S14 square, that is equals to the 1।
सो फर्दर हम यहाँ पे इन इक्वेशंस को रीअरेंज करते हुए हम यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इन पैरामीटर्स की वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे. सो फर्दर फ्रॉम यूजिंग द इक्वेशन नंबर 31 and 32 it could be seen that S13 will be equal to the 1 upon under root 2. Further S14 will be equal to the 1 upon under root 2. जब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 29 और इक्वेशन नंबर 39 से फर्दर हम देखते हैं तो उस केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं 29 और 30 को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है, देखिए S13 हमें यहाँ से एक इक्वेशन मिलती है दैट S11 इट विल बी इक्वल टू दी S22. और जब हम यहाँ पे इन इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 29 में यूज करते हैं तो हमारे पास में एक रिलेशन आता है दैट मॉड ऑफ S11 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ S12 स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1/2 विल बी इक्वल टू दी 1. Further solving it will give us that S11 will be equal to the S12. Further हम ये जानते हैं कि S22 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी. ये हमने कौन सी इक्वेशन से निकाला, ये वाली हमारी 30 इक्वेशन से, क्योंकि हमने यहाँ पे यह देखा है कि S12 की वैल्यू 0 है और जब हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे को एक रिलेशन मिलता है दैट S22 विल बी इक्वल टू दी 0. हाँ, हम यह कह रहे हैं कि मैजिक टी में पॉट 3 और जो पॉट 4 है दे आर परफेक्टली मैच्ड देन दी पॉट 1 एंड पॉट 2. सो उस केस में हम यह कह सकते हैं कि हम मेनली मैजिक टी में सभी पॉट्स हमारे परफेक्टली मैच्ड होते हैं. सो उस केस में हमारे पास में एक सिंप्लीफाइड एस मैट्रिक्स का फॉर्मूला आता है दैट विल बी द 0 0 1 upon under root 2 1 upon under root 2 0 0 1 upon under root 2 minus 1 upon under root 2 1 upon under root 2 1 upon under root 2 0 0 1 upon under root 2 minus 1 upon under root 2 0 0. फर्दर हम यहाँ पे इस एस मैट्रिक्स को हम इनकमिंग वेव और आउटगोइंग वेव के लिए सॉल्व करते हैं. देन इन दैट केस वी हैव द रिलेशन इन दिस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन दैट मैट्रिक्स ऑफ बी इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ एस मैट्रिक्स ऑफ ए. So because it is a 4-port device, in that case B1, B2, B3, B4, this is the S matrix and these are the A1, A2, A3 and A4. These are the showing the incoming wave at the 4 ports respectively ports and these are showing the outgoing wave at the port 1, 2, 3 and 4 respectively. जब हम इन मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में 4 रिलेशंस हमें मिलते हैं B1, B2, B3 and B4 के लिए. So in here B1 will be equals to the 1 upon under root 2 A3 plus A4, B2 will be is equals to the 1 upon under root 2 A3 minus A4, B3 is equals to the 1 upon under root 2 A1 plus A2 and B4 is equals to the 1 upon under root 2 A1 minus A2. जब हम इन चारों रिलेशन को हम डिफरेंट कंडीशन के लिए स्टडी करते हैं तो हमें यहाँ पे करस्पॉन्डिंग मैजिक टी के फीचर्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कंडीशन. First condition means that in this condition we are assuming that if A3 is not equal to the 0. A3 means this is a port 3. यदि हमने input port 3 पे provide किया है तो उस केस में A3 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, बट हमने केवल port 3 पर इनपुट प्रोवाइड किया है. port 1, port 2 और port 4 इन तीनों पोर्ट्स पर हमने कोई इनपुट नहीं दिया है तो उस केस में A1, A2 और A4 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी. सो उस केस में हमें यह देखना है कि जब हम केवल port 3 पर इनपुट फैड कर रहे हैं विद नो इनकमिंग वेव प्रोवाइडेड एट द port 1, port 2 एंड port 4, उस केस में आउटगोइंग वेव रिमेनिंग port 1, 2 और 3 से हमें कैसे मिलती है. सो देखिए जब हम इन इक्वेशंस को इन अफर्मेंशन इक्वेशंस में पुट करते हैं तो हमारे पास में एक रिजल्ट आता है कि दैट B1 विल बी इज इक्वल टू द A3 अपॉन अंडर रूट 2, B2 की वैल्यू होगी A3 अपॉन अंडर रूट 2 एंड B3 एंड B4 आर इक्वल टू दी 0. सो इसका मीनिंग यह है कि जब हम port 3 पर एक इनपुट प्रोवाइड कराते हैं तो उस केस में port 1 और port 2 दोनों से हमें आउटपुट मिलता है और उसका एम्पलीट्यूड कितना होता है, इनपुट में जो हमने सिग्नल दिया है उसका 1 अपॉन अंडर रूट 2 होता है. लेकिन port 3 और port 4 में हमें कोई आउटगोइंग वेव हमें नहीं मिलती है. So this was about the first condition. Now I am taking another condition which says that if A1 is equals to the A2 is equals to the A3 equals to the 0. It means we have given no input at the port 1, port 2 and port 3. Means हमने तीनों पोर्ट्स पे हमने कोई भी इनपुट फैड नहीं किया, हमने इनपुट दिया है port 4 पे.
मीन्स A4 इज नॉट इक्वल टू दी 0। जब हम इन वैल्यूज को ऊपर वाले इक्वेशंस में पुट करते हैं तो हमारे पास में B1, B2 और B3 और B4 की वैल्यू आती है। B1 की वैल्यू हमें मिलती है A4 अपॉन अंडर रूट 2, B2 की वैल्यू मिलती है माइनस A4 अपॉन अंडर रूट 2 और B3 और B4 की वैल्यू 0 के इक्वल आती है। इसका मीनिंग यह है कि जब हम पॉट 4 पर इनपुट देते हैं तो पॉट 1 और पॉट 2 पे हमें आउटपुट मिलता है और ये आउटपुट दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेज में होते हैं, लेकिन पॉट 3 और पॉट 4 पे हमें कोई आउटगोइंग वेव नहीं मिलती है। Now I am talking about the third condition. In the third condition we have taken the case of the A3 is equals to the A4. Means हमने पॉट 3 और पॉट 4 दोनों पे हमने सेम सिग्नल को इनपुट प्रोवाइड करवाया है। उस केस में हम यह कह रहे हैं पॉट 1 और पॉट 2 पे हमने कोई इनपुट नहीं दिया। इट मींस A1 इक्वल्स टू द A2 इक्वल्स टू द 0। इस कंडीशन में B1 की वैल्यू आती है ट्वाइस ऑफ A3 अपॉन अंडर रूट 2, B2 की वैल्यू 0 है, B3 0 है और B4 भी 0 है। ये बेसिकली हमारी एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम यह कहते हैं कि जब पॉट 3 और पॉट 4 पे इक्वल इनपुट को हमने फेड किया है तो उस केस में देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा पॉट 3 है, ये पॉट 4 है। जब हमने इन दोनों पोर्ट्स पे इक्वल इनपुट दिया तो ये हमें पॉट 1 पे मिल रहा है, यानी दोनों का क्या हो गया, पॉट 3 और पॉट 4 पर दिए गए इनपुट का एडिशन हो गया और रिजल्ट में हमें पॉट 1 पर आउटपुट मिल रहा है, जबकि पॉट 2, पॉट 3 और पॉट 4 पे हमें कोई आउटगोइंग वेव हमें नहीं मिल रही है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वन कंडीशन एंड फोर्थ वन कंडीशन सेज दैट कि हमने पॉट 2, 3 और 4, दिस इज अ पॉट 2, 3 और 4, इन तीनों पॉट्स पे हमने कोई इनपुट नहीं दिया, हमने इनपुट दिया है पॉट 1 पे। तो जब हम पॉट 1 पर इनपुट देते हैं उस केस में A1 विल नॉट बी इक्वल टू दी 0 एंड हैविंग A2, A3 इक्वल्स टू दी A4 इक्वल्स टू दी 0। उस केस में हमारे पास में आउटगोइंग वेव के पैरामीटर्स की वैल्यू हमें मिलती है B1, B2 इक्वल्स टू दी 0 एंड B3 एंड B4 इक्वल्स टू दी A1 अपॉन अंडर रूट 2। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यह कहा है कि जब हमने पॉट 1 पर इनपुट फेड किया है तो उस केस में हमें पॉट 2 पे किसी भी प्रकार का कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, जबकि ये पॉट 1 और पॉट 2 तो हमारे कोलिनियर आर्म है, बट स्टिल अबाउ आफ्टर दैट पॉट 1 पर इनपुट देने के बावजूद हमें पॉट 2 पे कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है एंड दिस इज नोन एज द मैजिक ऑफ द मैजिक टी। इसी प्रॉपर्टी को हम मैजिक टी का मैजिक कहते हैं और हमें यहाँ पे पॉट 3 और पॉट 4 में हमें उस केस में आउटपुट मिलता है। सो दिस वाज अबाउट द फोर्थ कंडीशन। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंडीशन नंबर 5th। इन द कंडीशन नंबर 5th हमने यहाँ A1 और A2 यानी कि A1 इक्वल टू द A2 यानी पॉट 1 और पॉट 2 दोनों पर हमने इनपुट फेड किया है इक्वल अमाउंट का और पॉट 3 और पॉट 4 पे हमने कोई इनपुट नहीं दिया। उस केस में देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलता है, B1, B2 और B4 0 आते हैं, लेकिन B3 की वैल्यू आती है 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू दी 2A1। इसका मीनिंग यह है कि जब हम पॉट 1 और पॉट 2 पे इक्वल इनपुट फेड करते हैं उस केस में हमें केवल पॉट 3 पर आउटपुट मिलता है, जबकि पॉट 1, 2 और 4 पर हमें किसी प्रकार का कोई आउटपुट नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हमने बात की है कि हाइब्रिड जंक्शंस क्या होते हैं, जिसमें हमने बात करी है मैजिक हाइब्रिड जंक्शन की, जिसे हम मैजिक टी भी कहते हैं। मैजिक टी के लिए हमने 3 पोर्ट्स पर इनपुट देते हुए करस्पॉन्डिंग हमने ई फील्ड पैटर्न्स को डिस्कस किया। साथ ही हमने मैजिक टी के लिए एक स्कैटरिंग मैट्रिक्स को सॉल्व किया और उसके लिए हमने वेरियस 5 कंडीशंस के करस्पॉन्डिंग आउटपुट वेव के एम्पलीट्यूड को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।